ये गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आगे बात करते हैं उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। इसके हम लोग परिचय के रूप में जान चुके हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके प्रभावित करने वाला कारक हैं। उस कारक के बारे में, किसका? उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला कारक, है ना। चलिए देखते हैं आगे। 5-6 कारक हैं इसके, है ना। और कारक को अच्छे से समझ लीजिए तो आपको उद्योग से संबंधित जो भी चैप्टर आएंगे ना, प्रभावित करने से संबंधित पूरा, चाहे वो जैसा भी पूछे बना लेंगे आप, है ना। तो चलिए समझते हैं क्या है इसमें। पहला कारक है इसका कच्चा माल, है ना। कच्चा माल, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल कहा जाए, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे कहा जाए कि खनन से डायरेक्ट खोद करके जमीन के अंदर से निकाल करके लाना, या जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे, है ना, वो क्या कहलाएगा? कच्चा माल कहलाएगा, रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल का अर्थ सीधा सा समझिए कि जैसे ही भूमि के अंदर से, मान लीजिए भूमि है तो भूमि के अंदर से मान लीजिए लौह अयस्क निकाला गया, और जैसे ही निकाला गया तो ये कच्चे माल के रूप में है। किस रूप में है? कच्चे माल के रूप में है। लेकिन जब इस पर उद्योग में ले जा करके और इसका संशोधन कर दिया गया, इसका जो है रूप में परिवर्तन कर दिया गया, तो ये फिर कच्चा माल नहीं कहलाएगा, ये उत्पादित वस्तु कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कच्चा माल कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही भूमि के अंदर से जब हम किसी वस्तु को निकालते हैं या कोई खनिज को निकालते हैं, तो उस अवस्था में वो क्या होता है? कच्चे माल रहता है, यानी कच्चे माल के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्थानों पर की जाती है। सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना, किसका स्थापना बोल रहा है? उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्थानों पर की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती होगी? अब देखिए, मान लीजिए लौह अयस्क यहाँ मिला हुआ है, और अगर उद्योग यहाँ लगेगा तो यहाँ से यहाँ जाने में इसका ये जो कच्चे माल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात यहाँ तक ले जाने में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा ना। गाड़ी इसको लेके जाएगा, और जब गाड़ी लेकर के यहाँ जाएगा तो गाड़ी का खर्च आएगा, है ना। क्योंकि जो कच्चे माल होता है तो कच्चे माल के साथ बहुत सारे, उस लौह अयस्क के साथ कई खनिज मिले होते हैं ना। उसमें मान लीजिए एक ट्रक अगर गया 10 टन गया, तो उसमें पता चला कि शुद्ध लोहा निकालने में ये 10 टन, एक ट्रक अगर लोहा यहाँ पहुँचा दिया तो ये यहाँ कारखाना में इसको शुद्ध करने में ये 10 टन, जो एक ट्रक में 10 टन आया है, वो शुद्ध होने के बाद पता चला कि 1 टन हुआ। तो सोचो कि 9 टन का भार किसको सहना पड़ेगा? इस कारखाना वाला को सहना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि ये दूर न लगा करके वो कच्चा माल जहाँ मिल रहा है वहीं कारखाने स्थापित करना चाहेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है। अब बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। देखिए, जिससे परिवहन लागत कम होती है, और जैसे ही कच्चे माल के स्थानों पर ही अगर उद्योग हम स्थापित कर देते हैं तो परिवहन लागत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर हम 100 रुपए का लोहा और उतने ही कीमत का कपास खरीदेंगे, यानी 100 रुपए का लोहा खरीदेंगे और उतने ही रुपए का या उतने ही कीमत का कपास खरीदेंगे, तो कौन सा अधिक वजनदार होगा? आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर वजन की बात करें तो लोहा होगा कपास की अपेक्षा, है कि नहीं। आप स्वयं सोच सकते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि भारी अयस्क हैं, बिल्कुल भारी अयस्क हैं, ओजनी अयस्क हैं, ओजनी कच्चे माल हैं। इससे इन उत्पाद क्षेत्रों से दूर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूल्य को अधिक बढ़ा देगा। इसलिए
इस तरह के उद्योगों की स्थापना उनकी सीमा सॉरी उनकी सॉरी सॉरी उद्योगों की स्थापना इनके समीप की जाती है। ठीक है, यानी आपने देख लिया कि कभी भी अगर उद्योग लगाया जाएगा तो ये भारी अयस्क जितने भी हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, चूने, चूने का पत्थर आदि, ये भारी अयस्क जितने हैं, तो वो भारी अयस्क जहाँ मिलेंगे वहीं पे कारखाने लगेंगे। और हल्की वस्तु जैसे कपास मिलेगा तो कपास जहाँ मिलेगा वहाँ नहीं लगाए जाएंगे, है ना, वो मार्केट के समीप लगाया जाएगा। क्योंकि कपास, अगर मान लीजिए कपास भी हल्की है तो वो कपड़ा बनने के बाद भी उसका भार लगभग लगभग वही होगा, तो बराबर पड़ जाएगा दोनों, इसलिए वो मार्केट के समीप लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना, भिलाई में लौह इस्पात कारखाना और दुर्ग के जामुल में सीमेंट कारखाना खदानों के पास लगाया गया है। इसके विपरीत कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्षाकृत या अपेक्षयतया कम होता है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग हमेशा बाजार के समीप लगाया जाएगा। और लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगाया जाएगा? लौह इस्पात उद्योग हमेशा जहाँ पे कच्चे माल उसका मिल रहा है वहीं लगाया जाएगा। क्लियर? तो चलिए एक हम लोग इसका जो भिलाई में लौह इस्पात कारखाना है उस कारखाना के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, कैसा है वो कारखाना, है ना, कैसा दिखता है वो भिलाई स्टील प्लांट का है। ठीक है, कहाँ का है? भिलाई स्टील प्लांट का। ठीक है, देखिए इसको, ये देखिए, ये भिलाई स्टील प्लांट के अंदर का भाग है। ये देख रहे हैं कितने बड़े बड़े मोटर लगे हुए हैं, ये है ना, तो ये सब फिट है। ये देखिए तपता हुआ लोहा जा रहा है, लोहा जा रहा है एकदम बिल्कुल। ये पूरा जो पीला पीला कलर दिख रहा है ना, एकदम ऐसा स्पीड में जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि वो जा रहा है, और वो बिल्कुल वहाँ पे ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, देख रहे हो गया, वो बन रहा है पूरा बहुत बड़ा बड़ा लोहे का पिल्लर। ठीक है, ये है लौह अयस्क, देख रहे हो मशीन उठ रहा है, ये अंदर का भाग ऐसा है। आप देखें इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अंदर में कैसा होता है। और जो लोग फोटो ले रहे हैं उनके सिर में देखिए कि वाइट वाइट टोपी पहने हुए हैं, बिल्कुल वो कचकड़े का टोपी है। देखिए ये लोहा तैयार होकर के आ रहा है लौह कारखाने से, देख रहे हो कितना तपता हुआ तैयार होके आता है। ये इस तरह से है ना। तो क्या है, ये अंदर की चीजें इसमें देख लो, कैसे कितने मशीन लगे हुए हैं और कैसे काम करता है। ठीक है, हम सिर्फ अगर बोल देंगे भिलाई इस्पात संयंत्र तो वो सिर्फ शब्द रह जाएगा, लेकिन अब आप इसको आप देखेंगे, जैसे ही भिलाई इस्पात संयंत्र आप बोलेंगे तो आपका ये दिमाग में पूरा ये इमेज दिखेगा कि अच्छा ऐसा था, और वो लोहे का जो है पिल्लर आ रहा था, यानी एकदम बिल्कुल लंबा सा। वो देखिए आ रहा है, अभी देख रहा है ना आपको आते हुए, कितने स्पीड में, कितना तीव्र गति में जाता है वो। ये देखो मजबूत एकदम लोहा है, ये शुद्ध लोहा इसी को कहेंगे, क्योंकि उसमें जो है जितने भी अयस्क के साथ अन्य धातु थे उसे जो है निकाला गया है, और एक लोहा के रूप में जो है इसे तैयार करके और इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद ये निर्यात किया जाएगा। ठीक, चलिए ये आपका खत्म हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, वो आपने देख लिया। अब भिलाई इस्पात कारखाने के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि नहीं, अंदर ऐसा ऐसा है जो दिखा आपको मशीन उसमें, है ना। आइए देखते हैं अब परिवहन। अब दूसरा ये उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक है परिवहन, है ना, गाड़ी की सुविधा। अब उत्पादन
कई टुकड़ों में हो रहा है। यानी अब उत्पादन कई टुकड़ों में हो रहा है। उत्पाद के कई हिस्से या कलपुर्जे आसपास के कारखानों या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में तैयार होकर आते हैं। क्या बोल रहा है कि विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में तैयार होकर आते हैं और किसी एक देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि अब जो है उत्पादन कई टुकड़ों में हो रहा है। जैसे मान लीजिए मोबाइल का एक भाग, जैसे बैटरी चाइना में बन रहा है तो उसका बॉडी ताइवान में बन रहा है ना, तो उसका माइक बैंकॉक में बन रहा है ना। तो अलग अलग से वस्तु बन करके तैयार होकर के उसके बाद एक कारखाने में मंगाया जाता है, फिर उसको मोबाइल को तैयार किया जाता है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर से आता है। उसका बॉडी कहीं से आता है, उसका शीशा कहीं से बन करके आता है, उसका कवर कहीं से बन करके आता है, सब अलग अलग। ये नहीं है कि एक ही स्थान पर सब बनते हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक ही स्थान पर आके सब फिट होते जरूर हैं और कंपनी द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है। और वो कंपनी क्या करेगा, फिर उस मोबाइल को बाजार में बेच देगा। इसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए मोबाइल 10 करोड़ मोबाइल तैयार हो गए उस कारखाने में, तो अब मोबाइल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन अर्थात गाड़ी चाहिए। कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का कार्य परिवहन की सहायता से ही संभव हो पाता है। ठीक है, इस कारण उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि क्या जहां पे हम उद्योग लगा रहे हैं वहां पे परिवहन की साधन है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो वहां पे उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, या पहले रोड बनाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसमें परिवहन की सुविधाएं विकसित होने के बाद ही कारखाने लगेंगे, है ना। परिवहन के रूप में जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है और इनके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाने और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने का काम किया जाता है। ये आपका दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। अब आप लोग का तीसरा आ जाता है ये शक्ति और ऊर्जा। उद्योगों को प्रभावित करने वाला कारक है शक्ति और ऊर्जा। देखिए, किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति ताप बिजली अर्थात कोयले से, जल विद्युत यानी बांधों से, पवन बिजली, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा जितनी भी ये है, शक्ति या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे ताप बिजली तो कोयले से प्राप्त होगा। जैसे हमारा कोरबा छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य का एक जो है जिला है कोरबा, जिसे छत्तीसगढ़ का जो है वो क्या कहलाता है, ऊर्जा की राजधानी कहलाता है। ठीक है, तो ये वहाँ पर तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जल विद्युत कोरबा में हसदो बांगो नदी का नाम आपने सुना होगा, ये हसदेव नदी पर बना हुआ है। ठीक है, पन बिजली, ठीक है, पवन बिजली ये बालोद में लगा हुआ है एक ठो सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर प्लेट वाला, है ना। परमाणु ऊर्जा, अभी आपने सौर ऊर्जा से संबंधित आपने देखा होगा ये जो लोग अपने अपने खेत में लगवाते हैं, जैसे ये सौर पंप वाला, तो वो आपने देखा होगा, ये क्या है, सौर ऊर्जा का ही तो है, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होगी। अगर वहाँ पे विद्युत शक्ति की साधन होगा तभी वहाँ पे उद्योग लगाया जाएगा। कहने का मतलब कि वहाँ पे विद्युत की सुविधा होनी चाहिए तभी उद्योग लगेगा, क्योंकि वो बड़े बड़े मशीनों को चलाएगा कौन, आदमी तो चला नहीं पाएंगे सब, इसलिए विद्युत की आवश्यकता होगा। ठीक है, कोयला वजन में काफी भारी होता है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कोयला वजन में काफी भारी होता है। साथ ही कोयले से बनने वाले बिजली गृह के आसपास के क्षेत्र में कोयले से निकलने वाली राख से काफी प्रदूषण होता है। कोयले का विकल्प है डीजल, अर्थात अगर कोयला का उपयोग आप नहीं कर सकते तो फिर डीजल का उपयोग करेंगे। लेकिन डीजल
अब समझ लीजिए, ये डीजल भी तो प्रदूषित करता है ना, लेकिन ये दोनों पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक यानी प्रकृति में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं कोयला या डीजल, ठीक है, और समय के साथ इनके खपत हो जाने का डर है। इसलिए आजकल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी तलाशे जाने लगे हैं, जैसे सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा सबसे बेस्ट है। पन बिजली, पानी का बिजली, ठीक है, वायु ऊर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदि। इनमें से सबसे किफायती बिजली बांधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा है। किफायती का मतलब होता है सस्ते दामों पर, है ना। इनमें से सबसे सस्ते दामों पर बिजली बांधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा। लेकिन बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेतीहर जमीन क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और कई गांव उजड़ भी जाते हैं। और कई गांव ऐसे हैं कि ये बांध बनने के बाद उजड़ भी जाते हैं क्योंकि वो डूब जाते हैं। छोटे और मध्यम बांध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली संयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं। जिन राज्यों व देशों में विद्युत सतत व सस्ती मिलती है या औद्योगिकरण की संभावनाएं बढ़ जाती है, यहाँ सतत का तात्पर्य किसी भी कारखाने में मशीन चलाने के लिए विद्युत 24 घंटे निर्बाध रूप से मिलते रहने से है, ठीक है। सतत का मतलब यानी 24 घंटे एक दिन का होता है, तो ये 24 घंटे विद्युत पर्याप्त रूप से मिलता रहे, ये बात कही जाती है सतत रूप से, ठीक है। अगला ये बाजार। अब आपका चौथा नंबर हो गया बाजार, ठीक है। क्या बाजार, अगर मान लीजिए वस्तु तैयार तो हो गया, लेकिन अगर बाजार नहीं है तो वो वस्तु बिकेगा कहाँ? कितने लोगों के घर में जाकर बेच पाएंगे? वस्तु बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो बाजार में बहुत लोग जाते हैं और बाजार में वस्तुओं का बिक्री होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती है, अतः सभी उत्पाद को यानी सभी उत्पादों को बाजार तक ले जाना होता है। साथ ही लगातार बदलते हुए बाजार के स्वरूप भी उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। अब बाजार तक लाने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, है ना। तो बाजार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से ही नहीं है, बल्कि बाजार में नए नए उत्पादों की खपत के साथ साथ लोगों का उत्पादों के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए वस्तुओं का आकर्षक होना या गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है। आज लोग जो है उसकी जो है बनावट, आकर्षण, चीज़ों को भी, सुंदरता को भी देखते हैं ताकि अच्छा लगे, है ना। तभी लोग उस वस्तु को खरीदते भी हैं, है ना। सिर्फ काम से नहीं, अब वहाँ पे सुंदरता भी देखना चाहते हैं लोग। साथ ही मानक बाजार की भी जरूरत होती है ना, जिससे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की मांग करें, अर्थात लोगों की सोच, रुचि व खपत में समरूपता हो। पिछले 25 सालों के दौरान मोबाइल के उदाहरण से उसे समझा जा सकता है कि शुरुआती दौर में 1990-91 में बहुत ही कम कंपनियां मोबाइल बनाती थी। ध्यान रखना, 1990-91 में बहुत ही कम कंपनियां मोबाइल बनाती थी तथा मोबाइल भी कम लोगों के पास होता था क्योंकि लोगों की पहुंच कम थी, ठीक है। आज बहुतेरी कंपनियां यानी बहुत सारे कंपनियां मोबाइल बनाती हैं। बाजारों की प्रतिस्पर्धा में यानी बाजार की जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगी है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखने के लिए कंपनियां अपने नए फीचर के साथ अलग अलग आकार, डिज़ाइन, सस्ते मूल्य पर मोबाइल को बाजार में लाती है, जिससे वे ग्राहकों का आकर्षण अपनी ओर कर सकें तथा बाजार में अपने को पुनः स्थापित कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बाजार में वस्तुएं जो आते हैं वो अलग अलग
आप देखेंगे कि रूप में आएंगे, अलग अलग तरीके के दिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अब सैमसंग का मोबाइल आया तो उसका थोड़ा सा लुक अलग होगा, एमआई का मोबाइल आया तो उसका लुक कुछ अलग होगा, माइक्रोमैक्स का आया तो उसका लुक कुछ अलग होगा। मतलब अपने अपने स्तर पर सब लोग, और रेट में ऊपर नीचे होगा, कम बेसी, ठीक है। इस तरह से वो कंपनी सब अपना अपना अलग अलग मैनेज करते रहते हैं। आइए अगला पांचवा देखते हैं, श्रम। क्या है? श्रम। उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित मजदूरों की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर व्यक्ति को किसी काम में लगाया जाए और उस काम को करने आता ही नहीं है तो उसको लगा करके क्या किया जाएगा? अगर कुशल तभी कहलाएगा जब उस काम को करने आता है ना। अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि पंखा बनाने आपको आता नहीं है, मान लीजिए पंखा, इस पंखा को बनाने अगर आपको आता है तो आप इसके लिए कुशल मजदूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो अकुशल, आपको रखा जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। साथ ही कुछ आगे क्या है, साथ ही ये देखिए, कुछ कुशल मैनेजर भी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि की जरूरत होती है। औद्योगिकरण की यह भी जरूरत है कि कुछ लोग लीक से हटकर सोचें, नई नई चीजों की खोज करें, समस्याओं के नए हल खोजते रहें। अर्थात लोग सृजनशील और भीड़ से हटकर सोचने वाले बने। मतलब जो लोग एक ही तरह के सोच रहे हैं वैसा नहीं, उससे भी अलग, मतलब वो किस तरह का डिजाइन दे सकता है, आकर्षक डिजाइन के बारे में सोचे, है ना। इस तरह से लोगों की आवश्यकता होती है, ये कुशल लोगों की। विकासशील देशों में, जैसे हमारा भारत देश कैसा है? विकासशील देश है, मजदूरों का देश है, कहा जाए किसानों का देश है, कृषक यानी कृषि प्रधान भारत, ठीक है। यानी विकासशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत भिन्न रूप में है। स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ ये कुशल कम लोग मिलेंगे। सघन जनसंख्या वाले देश में बेकारी की समस्या गंभीर है, यानी बेकारी की समस्या गंभीर है क्योंकि वो कुशल नहीं है, सभी लोग कुशल नहीं है, ठीक है। अतः वे सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुशलता की कमी होती है। वे अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। देश के कई कारीगरों को कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो व्यक्ति को काम करने नहीं आता है तो कुशलता करने के लिए उसे ट्रेनिंग में भेजा जाता है। रोजगार के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि कंपनियों ने स्थायी मजदूर व कर्मचारी रखना कम कर दिए हैं और वे अस्थायी या ठेके पर मजदूर रखने लगी है या काम का आउटसोर्सिंग करने लगे हैं। इससे कंपनी की श्रम लागतों में काफी बचत हो रही है। यह परिस्थितियां यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों की परिस्थितियों से बहुत भिन्न है। आउटसोर्सिंग का कहने का मतलब है, आउटसोर्सिंग आपको समझ में नहीं आया होगा शायद। आउटसोर्सिंग का मतलब यह है कि लोग ठेके पर काम दे देंगे एक ठेकेदार को और वो अपने स्तर पर मजदूर जुगाड़ करके यानी मजदूर खोज करके और उस काम को करवाएगा। ये अलग से व्यवस्था, ठीक है। तो ये होता है। चलिए आगे देखते हैं, पूंजी, ठीक है। लेकिन पूंजी से पहले हम लोग एक और देख लेना, बहुत रोचक है। यहाँ पे देखो, ई कॉमर्स। क्या? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किसे कहेंगे? आइए समझते हैं ई कॉमर्स के बारे में, ठीक है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये देखिए इसका हाइलाइटर थोड़ा दूसरा लिया जाए, हाँ ये, ठीक है। ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स किसको कहेंगे? पहले हम लोग ई से इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब होता है, किसको कहा जाए? कॉमर्स माने वाणिज्य होता है, वाणिज्य माने व्यापार, यानी किसी वस्तुओं को अपने लाभ के लिए क्या करना, क्रय विक्रय करना ही क्या होगा? कॉमर्स होगा। यानी अब आप देख लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप घर में बैठे अपने मोबाइल से ऑर्डर करते हैं और घड़ी मंगा लेते हैं, है ना, लैपटॉप मंगा लेते हैं, मोबाइल मंगा लेते हैं, ये क्या है? उससे वस्तु आता है। तो जो वस्तु लाता है वो लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को क्रय विक्रय ही तो करते हैं, और वो किस लिए करते हैं? अपने लाभ के लिए।
तो अपने लाभ के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, कॉमर्स कहलाएगा। लेकिन ई जुड़ गया है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक बाजार या ई मार्केट इसको हम कह सकते हैं। ई कॉमर्स को ई मार्केट कह लीजिए, यानी आप ऑनलाइन बाजार कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, आइए देखते हैं। आप पहले कभी सिर्फ कल्पना करते रहे होंगे कि काश अपने घर बैठे मेरे पास मोबाइल, घड़ी, कपड़े, किताब, खिलौना, घरेलू सामान आ जाए। अब यह कल्पना नहीं, वास्तविकता है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑर्डर करें, अपने एटीएम से भुगतान करें या पेमेंट करें, या अपना सामान आने के बाद पेमेंट कीजिए। कहने का मतलब आपका सामान जब घर में आ जाएगा, वो व्यक्ति लेकर के आएगा, तब आप पैसा दीजिए। ठीक है, कुछ ही दिन में आपका सामान आपके हाथ में होगा। यही है ई कॉमर्स। भारत में इंटरनेट और मोबाइल यूजर्स की बढ़ती संख्या ई कॉमर्स के बढ़ने की वजह से है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार सालाना 50% की दर से बढ़ रही, बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है ना, 50% की दर से बढ़ रही है। वहीं चाइना का ई कॉमर्स बाजार 18% की दर से बढ़ रही है और जापान का 11% की दर से सालाना की दर से बढ़ रहा है। देश में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों में 75% की उम्र 15 से 34 वर्ष की है। ठीक है, मतलब युवा लोग ये ज़्यादातर इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि ई कॉमर्स मैंने अपने मोबाइल से ही एक घड़ी मंगाया था, है ना, और घड़ी मुझे मात्र कहा जाए 6 से 7 दिनों में मेरे पास आ गया था। कितने दिनों में? 7 दिनों में आ गया था। और मैंने पैसा पेड पहले नहीं किया था, आने के बाद जैसे ही आया मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि आपका पार्सल आया हुआ है। मैंने उसको बुलाया और वो आया घर में और उसे पैसा दिया और वो मुझे सामान दिया और चला गया। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसा है, इसका मैं प्रैक्टिकली मैंने इस पर काम सामान मंगाया है, इसलिए ये बता दिया। और आप भी मंगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला हम लोग जानते हैं, छठवां है ना, पूंजी के बारे में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या उद्योग लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो उद्योग लगाना मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है पूंजी की, यानी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक है, जैसे शेयर बाजार। ठीक है, शेयर बाजार, बैंक और बीमा कंपनियां, है ना, बैंक और बीमा कंपनियां, इनके होने से किसी भी उद्योगपति को कारखाने लगाने के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध हो जाती है। तो बैंक या शेयर बाजार, शेयर मार्केट माने क्या होता है कि जैसे प्राइवेट कंपनियां होते हैं, जो शेयर बाजार या जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को बांटते हैं कि लो भैया आप अपना उद्योग कारखाने खोलो, हमको इतना ब्याज दे देना। ठीक है, तो वही होता है, लोग अपना धन खाली और अनुपयोगी न रखें और उसे लाभ कमाने के लिए निवेश करें। इसके लिए बैंक जैसी संस्थाएं जरूरी है। उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी केवल व्यापारिक तथा लाभ की दृष्टि से लगाई जाती है और इस प्रकार की पूंजी से उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित होते हैं जहां लाभ की संभावना लगभग निश्चित हो। जैसे मुंबई के कपड़ा उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी का आकर्षण इसी दृष्टिकोण से हुआ था। विदेशी व्यक्तिगत पूंजी भी इसी लक्ष्य से उद्योगों में लगाई जाती है। इसके विपरीत सरकारी पूंजी निवेश केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास तथा प्राकृतिक संपत्ति के उद्योग संतुलित विकास को ध्यान में रखकर सरकारी पूंजी निवेश किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र इसका एक क्या है, उदाहरण है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र एक उदाहरण है। कहने का मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र को पूंजी की जब जरूरत था तो रूस और भारत ये दोनों मिल करके इसको स्थापित
किए थे। 1959 की बात है, भिलाई इस्पात संयंत्र लगा। ठीक है, तो आज लगभग 60 साल हो चुका है। ठीक, तो चलिए आगे अब हम लोग एक और देखते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में क्या है, प्रौद्योगिकी जितना आधुनिक, यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है ना, प्रौद्योगिकी जितनी आधुनिक होगी उतनी ही सहज एवं निम्न लागत पर ज़्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा। विकसित देशों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने के कारण वहाँ औद्योगिकरण अधिक संभव हुआ है, जबकि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के कम विकास, यानी कम विकास, उद्योगों का कम विकास हुआ है। यानी देखिए, जहाँ टेक्नोलॉजी का विकास कम हुआ है वहाँ उद्योगों का विकास कम हुआ है, और जहाँ टेक्नोलॉजी का विकास ज़्यादा हुआ है वहाँ ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसके लिए नए नए अनुसंधान, नई तकनीक का विकास आवश्यक है, जिससे ज़्यादा उत्पादन हो सके। जरा सोचें कि उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क से तो उच्च गुणवत्ता युक्त लोहा इस्पात का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले लौह इस्पात से, लौह अयस्क से उच्च गुणवत्ता के लौह इस्पात का उत्पादन किस प्रकार संभव होगा? यह नए अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो सकता है। नई नई स्वचालित मशीन, यानी स्वयं चलने वाले मशीनों के उपयोग से सर्वाधिक व उच्च गुणवत्ता युक्त, यानी गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी विकास व उसकी संभावनाओं को तलाशना महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, आगे आइए। दुनिया के अन्य देशों के बारे में सूचना के माध्यम से पता करना औद्योगिकरण में मददगार साबित होता है। आज कंपनियों में काफी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अत्यधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए आधुनिक व नई तकनीक का उपयोग करें। इसके लिए कई कंपनियां नई तकनीक वाली कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन का काम करती हैं। उदाहरण के लिए भारत की हीरो कंपनी ने जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर काम किया, और वही पहले कराता था। हीरो होंडा मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू हुआ था। एक भारत का कंपनी कौन था? हीरो, और जापान का कंपनी होंडा, और दोनों मिलकर के हीरो होंडा मोटरसाइकिल का उत्पादन करते थे। लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। हीरो वाला अलग कर लिया है, होंडा वाला अलग कर लिया। होंडा अपना साइन लगा दिया, होंडा में जोड़ दिया साइन, तो होंडा साइन हो गया। और हीरो अपना स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो ये जोड़ दिया तो स्प्लेंडर, ऐसा हो गया। ठीक है, बस आज यहीं तक बात करते हैं।